वेलकम टू ग्रोथ हब। बच्चों आइए आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 12th पोटेंशियल एंड कैपेसिटर चैप्टर। ओके, पोटेंशियल एंड कैपेसिटर मैंने अभी डिस्कस किया था पोटेंशियल। ओके, पोटेंशियल को मैंने डिफाइन किया। पोटेंशियल क्या होता है बच्चों, उसका यूनिट क्या होता है। पोटेंशियल डिफरेंस को डिस्कस किया मैंने। दोनों के फार्मूले सेम होते हैं। क्या होता है, V = W/Q। इसका यूनिट होता है वोल्ट मीटर, या जूल पर कूलाम लिख सकते हो या वोल्ट लिख सकते हो। ओके, ऐसे ही मैंने बताया था पोटेंशियल रिंग चार्ज रिंग के कारण और कंडक्टिंग स्फीयर एंड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। कंडक्टिंग स्फीयर को मैंने बोला था क्या, हॉलो स्फीयर, और नॉन कंडक्टिंग स्फीयर को मैंने बोला था सॉलिड स्फीयर। ओके बच्चों, मैंने यहाँ तक डिस्कस कर लिया था। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या होता है बच्चों, आइए हम थोड़ा सा डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, चलिए कैपेसिटेंस क्या होता है। कैपेसिटेंस का मतलब होता है कैपेसिटी। ओके, कैपेसिटी। चलिए डिफिनीशन क्लियर करते हैं बच्चों। फॉर अ कंडक्टर इंक्रीज इट्स प्रोपोर्शनल, ठीक है, पोटेंशियल दैट इज द, कहते हैं कि किसी भी कंडक्टर का, याद रखिएगा, किसी भी कंडक्टर का अगर हम क्या पोटेंशियल इंक्रीज करते हैं, किसी भी कंडक्टर बॉडी में हमेशा क्या होगा, कंडक्टर बॉडी में चार्ज हम डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहे हैं, तो कहते हैं किसी भी कंडक्टर का पोटेंशियल तब इंक्रीज होगा जब उस पर क्या इंक्रीज हो जाए, चार्ज। याद रखिएगा, किसी भी कंडक्टर का पोटेंशियल तब इंक्रीज होगा, कहते हैं कि जब चार्ज इंक्रीज हो जाए। तो लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज। ओके, कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू का मतलब होता है बच्चों कि इंक्रीज ऑफ द चार्ज देन इंक्रीज द पोटेंशियल। ओके, समझ में आया बच्चों। ओके, चलिए तो कहते हैं कि फॉर अ कंडक्टर इंक्रीज इट्स पोटेंशियल दैट इज द Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। क्या होगा, Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। यू अंडरस्टैंड। यहाँ पर बच्चों हम थोड़ा सा क्लियर करने जा रहे हैं, थोड़ा सा देखते हैं। कहते हैं Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, कहते हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू का साइन अगर दो फिजिकल क्वांटिटी के बीच में लगता है तो हमेशा याद रखिएगा क्या आएगा, कोई ना कोई कांस्टेंट आता है। ओके, कोई ना कोई कांस्टेंट को हम रखते हैं। चलिए Q = यहाँ पे लिख सकेंगे CV। क्या लिखेंगे, CV। C क्या है, C इज अ कांस्टेंट। कांस्टेंट कैसा कांस्टेंट है, तो यहाँ लिख सकते हैं वेयर इज द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। क्या है, C इज द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट कॉल्ड द कैपेसिटी और कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर। ओके, यहाँ पे C क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, जिसको हम बोलते हैं कैपेसिटी और कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर। ओके, चलिए इसको C से रिप्रेजेंट करते हैं। हमें C चाहिए बच्चों, तो C = क्या होता है बच्चों, यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो C = आ जाएगा आपका Q/V। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है बेटा, कैपेसिटेंस बोले या कैपेसिटी, दोनों का याद रखिएगा। C = क्या होता है, Q/V। यहाँ पे यूनिट की बात अगर किया जाएगा तो यूनिट = क्या होगा, बताइए। चार्ज को किससे मेजरमेंट किया जाता है, हमेशा किससे, कूलॉम से। ठीक है, कूलॉम अपान, यहाँ पर पोटेंशियल है, पोटेंशियल को किससे मेजरमेंट करेंगे, वोल्ट। ओके, कूलॉम पर वोल्ट। याद रखिएगा बच्चा, यहाँ पे जो यूनिट है क्या आया, कूलॉम पर वोल्ट। यू अंडरस्टैंड। चलिए थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। याद रखना, किसी भी कंडक्टर बॉडी का जो पोटेंशियल होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, चार्ज। तो चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल। ओके, अगर हम चार्ज बढ़ाएंगे किसी कंडक्टर बॉडी का तो पोटेंशियल भी इंक्रीज हो जाएगा। डायरेक्टली का मतलब ये होता है अगर किसी भी कंडक्टर बॉडी का चार्ज इंक्रीज करेंगे तो उसका पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। ओके, चलिए तो इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू से मुझे एक फार्मूला क्लियर हुआ, कैपेसिटी का फार्मूला क्या आया बच्चों, C = Q/V। इसका यूनिट क्या होता है, कूलॉम पर वोल्ट। यू अंडरस्टैंड। चलिए थोड़ा सा हम डिस्कस करने जा रहे हैं। वेयर, यहाँ पर पूछा जा सकता है, जब हम फार्मूला को डिराइव्ड कर रहे हैं तो यहाँ पे पूछा जा सकता है, क्यों,
प्रोपोर्शनैलिटी के साइन में हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी का साइन अगर लगा हुआ है तो कोई ना कोई कांस्टेंट आता है। कांस्टेंट के तौर पर क्या है, सी को क्या बोल सकते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, जिसे हम कैपेसिटी या कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर बोलते हैं। कैपेसिटी और कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर, यू अंडरस्टैंड? ओके, thus कैपेसिटेंस इज द एबिलिटी ऑफ द कंडक्टर टू होल्ड द चार्ज। समझ भी आया? याद रखना, कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर क्या होता है? कैपेसिटी का मतलब होता है कि ये कंडक्टर बॉडी कितना मैक्सिमम चार्ज को होल्ड करेगा। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट होता है। कहते हैं जितना ज़्यादा कंडक्टर का कैपेसिटी होगा उतना वो ज़्यादा चार्ज को होल्ड करेगा। ओके, कहते हैं कि कैपेसिटर अगर आप जानते हैं पंखे में अगर आपने देखा होगा तो वहाँ पे कैपेसिटर का इस्तेमाल होता है। क्यों? क्योंकि कहते हैं कि ये पोटेंशियल को क्या करेगा, इंक्रीज। अगर पोटेंशियल बढ़ते हैं, वोल्ट कहते हैं अगर पंखा चल रहा है स्लो अगर चल रहा है तो इसका मतलब उसकी कैपेसिटी क्या है, डाउन है। कैपेसिटी बढ़ाने के लिए न्यू कैपेसिटर का इस्तेमाल किया जाता है। क्यों? क्योंकि क्या करता है, इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करता है। अगर इलेक्ट्रिक चार्ज स्टोर ज़्यादा हो जाएगा तो उसका पोटेंशियल बढ़ेगा। पोटेंशियल यानी वोल्ट इंक्रीज हो गया तो पंखा तेज़ी से चलना शुरू कर देता है। तो कैपेसिटी का मतलब होता है बेटा कि कैपेसिटी ऑफ होल्ड, यानी कैपेसिटी ऑफ चार्ज होल्ड ऑन अ कंडक्टर बॉडी। ठीक है, कैपेसिटी ऑफ चार्ज होल्ड ऑन अ कंडक्टर बॉडी। कंडक्टर बॉडी कितना चार्ज होल्ड करेगी ये बताता है उसकी कैपेसिटी। क्या बताएगा? कैपेसिटी। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है बच्चों, बिल्कुल क्लियर रहिएगा। यानी किसी भी कंडक्टर का कैपेसिटी क्या बताता है? कैपेसिटी ये बताता है किसी भी कंडक्टर बॉडी पे चार्ज कितना होल्ड होगा। ओके, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। कैपेसिटर का यूनिट क्या होता है बच्चों? क्यों? फार्मूला होता है C=Q/V। Q को हम किससे मेजरमेंट करते हैं? कूलम्ब से। किससे? कूलम्ब से। और V को किससे मेजरमेंट करेंगे? वोल्ट से। तो कूलम्ब पर वोल्ट, या इसी को हम बोल सकते हैं फैराडे। क्या बोलेंगे? फैराडे। ओके, फैराडे या फैराड बोल सकते हैं। ठीक है, फैराड को F से रिप्रेजेंट करते हैं। याद रखिएगा, F, कैपिटल F। ओके, हमेशा याद रखिएगा कि फैराड जो होता है एक कैपेसिटर का एक यूनिट है, इंपॉर्टेंट है। कूलम्ब पर वोल्ट को हम फैराड भी बोल सकते हैं। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। चलिए, तो हमने अभी जस्ट देखा SI यूनिट ऑफ कूलम्ब पर वोल्ट, या इसी को फैराड बोलते हैं। फैराड को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है बच्चों? F से। किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा? F। ओके, चलिए, इंपॉर्टेंट है बच्चों कि आपने देखा होगा जस्ट पोटेंशियल एंड कैपेसिटर, जब आप भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने जाएंगे तो वहाँ पे डायरेक्ट फैराड नहीं आता है। माइक्रो फैराड, मिली फैराड, ठीक है, पीको फैराड, ये ऐसे यूनिट होते हैं जो स्मॉलर यूनिट होते हैं। कैसी? स्मॉलर यूनिट। तो इनको हम फैराड में चेंज करने का तरीका आना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट है एग्जैक्ट वैल्यू क्या होता है। कहते हैं 1 माइक्रो फैराड इक्वल टू क्या होगा। अगर इसको फैराड में चेंज करना है तो उसको आपको माइक्रो फैराड को फैराड में ले आना पड़ेगा। तो उसको आपको याद होना चाहिए क्या, ये सारी चीज़ें। ठीक है, चलिए करें। स्मॉलर यूनिट आर, यहाँ पे देखो दिया है MF, यहाँ MF क्या होगा? मिली फैराड। ठीक है, मिली फैराड। और μF माइक्रो फैराड, NF नैनो फैराड एंड PF पीको फैराड। वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। आइए थोड़ा सा ये पॉइंट क्लियर करते हैं। ठीक है, चलिए पॉइंट हम थोड़ा सा क्लियर करते हैं। ठीक, जगह नहीं है, थोड़ा सा हम जगह बनाते हैं। ओके, ये समझ में आया बच्चों? चलिए, चलिए अब थोड़ा सा हम बात करते हैं। क्या इंपॉर्टेंट है कि अभी हमने जस्ट डिस्कस किया था क्या बच्चों, हमने देखा MF। थोड़ा सा क्लियर करिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट होती हैं जिसको हम चेंज करते हैं। ठीक है, तो याद रखना हम क्या पढ़ रहे हैं, पोटेंशियल एंड कैपेसिटर। ओके, ये टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, हम यहाँ पर कैपेसिटर के सब यूनिट, ओके,
यूनिट ऑफ कैपेसिटर। ओके, चलिए कैपेसिटर के कुछ यूनिट हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है, अभी आपने देखा एम एफ। ओके, एम एफ, म्यू एफ एंड एन एफ एंड ठीक है पी एफ। बच्चों इंपॉर्टेंट है, जब भी आप कैपेसिटर का न्यूमेरिकल सॉल्व करने जाओगे ना, डायरेक्ट आपको फेराडे नहीं देगा, वहाँ पे माइक्रो फेराडे, ठीक है, मिली फेराडे और आपको नैनो फेराडे एंड पिको फेराडे आएगा। इंपॉर्टेंट है बच्चों। इसको एमएफ का मतलब शॉर्ट फॉर्म में एमएफ दिया हुआ है, इसको बोलेंगे क्या, मिली फेराडे। क्या बोलेंगे, मिली फेराड। ओके, मिली फेराड का वैल्यू होता है 10⁻³ फेराड। ओके, इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद रखिएगा। मिली फेराड जहां भी लिखा होगा वहां पे अगर आपको फेराड में चेंज करना है, फेराड में चेंज करने का मतलब ये क्या होता है, 10⁻³ फेराड। ओके, हमेशा याद रखिएगा बच्चों। जहां पर माइक्रो फेराडे, म्यू एफ का मतलब होता है माइक्रो फेराड। ओके, माइक्रो फेराड का वैल्यू होता है 10⁻⁶ फेराड। ओके, इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद रखिएगा। जहां भी माइक्रो फेराड होगा वहां पर क्या लिखेंगे, 10⁻⁶। ओके, चलिए बच्चों, यहां पे आया नैनो फेराड। ओके, नैनो फेराड क्या होगा, 10⁻⁹ फेराड। ओके, याद रखिए नैनो फेराड क्या होता है, 10⁻⁹ फेराड। ओके, अब आता है क्या, पीको फेराड। पिको फेराड। ओके, पिको फेराड क्या होगा, 10⁻⁻12 फेराड। चलो बच्चों, ये बात आपको क्लियर हुई कि नहीं, बिल्कुल समझ में। हम टॉपिक क्या डिस्कस कर रहे हैं, पोटेंशियल एंड कैपेसिटर, क्लास 12th एनसीईआरटी। याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ओके, चलिए, तो हम यहाँ पे कैपेसिटर के सम यूनिट जो आपको चेंजेबल करना होता है, चेंज करना होता है, ठीक है, डायरेक्ट हम इस्तेमाल नहीं करते हैं, इसलिए आपको म्यू एफ, ठीक है, एम एफ, म्यू एफ, एन एफ और पी एफ की आपको हमेशा एग्जैक्ट वैल्यू याद होनी चाहिए। एक एन एफ की वैल्यू क्या होती है, एक म्यू एफ की वैल्यू क्या होती है, एक एम एफ की वैल्यू क्या होती है, एक पी एफ की वैल्यू क्या होती है। मैंने ये सारी बातें क्लियर कर दी। अभी जस्ट मैंने क्या बोला था, किसी भी कंडक्टर बॉडी पर, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा रिकॉल करा दें बच्चों, हमेशा याद रखिएगा। अभी जस्ट मैंने डिस्कस किया, किसी भी कंडक्टर बॉडी पे चार्ज क्या होता है, कहते हैं कि किसी कंडक्टर बॉडी पे चार्ज कितना होल्ड होगा ये बताता है कैपेसिटर। क्या बताता है, कैपेसिटी। कैपेसिटी बोले या कैपेसिटर, तो कहते हैं यहाँ पर हमने क्या बोला था, चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल। इसका मतलब है किसी कंडक्टर बॉडी पे चार्ज जितना ज़्यादा होल्ड होगा उसका क्या डेवलप हो जाएगा, क्या इंक्रीज कर जाएगा, पोटेंशियल। पोटेंशियल का यूनिट क्या होता है, वोल्ट, यानी वोल्टेज बढ़ जाएगा। ओके, अगर वोल्टेज बढ़ गया तो जाहिर सी बात है कि हमारी जो खास करके वर्किंग कैपेसिटी होती है बढ़ जाएगी, वर्क ज़्यादा हो जाएगा। ओके, इंपॉर्टेंट है, काम इफिशियंसी ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए कहते हैं कि कैपेसिटी क्या बताता है कि होल्ड ऑफ द चार्ज ऑफ अ कंडक्टर बॉडी, होल्ड ऑफ अ चार्ज ऑफ अ कंडक्टर बॉडी। ओके, इंपॉर्टेंट है, इसका डायरेक्टली हमने बताया था, अभी जस्ट बताया है, Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। इसका मतलब है Q इक्वल टू, यहाँ पे कोई ना कोई कांस्टेंट रखा जाता है। ओके, तो हमें कैपेसिटी मिला। कैपेसिटी क्या होता है, प्रोपोर्शनैलिटी ऑफ द कांस्टेंट, जिसको कैपेसिटी और कैपेसिटर बोलते हैं। कैपेसिटर का फार्मूला बच्चों आया है Q/V। V वॉल्यूम नहीं है बच्चों, याद रखना, कंफ्यूजन नहीं पालना है। V क्या है, पोटेंशियल। V क्या है, पोटेंशियल, इसका यूनिट होता है वोल्ट। कूलाम पर वोल्ट इसका यूनिट होता है, या इसी को हम फेरड बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, फेरड। क्या बोलेंगे, फेरड। मैंने सम चेंजेबल यूनिट की बात किया, जहां पर आपको एक शॉर्ट फॉर्म में एम एफ रखा जाएगा। एम एफ आपको न्यूमेरिकल वैल्यू आना चाहिए। एम एफ की क्या होती है वैल्यू, 10⁻³ एम एफ को क्या बोलते हैं, मिली फेरड। मिली फेरड को हम चेंज करेंगे फेरड में, कितना आएगा, 10⁻³ अगर म्यू एफ दिया है बच्चों तो म्यू एफ को हम चेंज करेंगे, क्या आएगा, माइक्रो फेरड। माइक्रो फेरड की वैल्यू होती है 10⁻⁶ फेरड। ओके, अगर एन एफ दिया हुआ है न्यूमेरिकल में तो बच्चों यहाँ पे नैनो फेरड होता है। नैनो फेरड की जो वैल्यू आती है बच्चों 10⁻⁹ फेरड आएगा। अगर पी एफ दिया हुआ है तो पी एफ का मतलब होता है पिको फेरड। पिको फेरड का वैल्यू होता है 10⁻⁻12 फेरड। ओके, याद रखना।
व्हाट इज द मेंशन ऑफ द कैपेसिटी ऑफ अ कंडक्टर, दिस इज द, ठीक है, दिस इज मीन्स चार्ज होल्ड ऑन अ कंडक्टर बॉडी। कहते हैं कि कैपेसिटी का मतलब होता है किसी भी कंडक्टर बॉडी पे कितना चार्ज होल्ड होगा, और इसका इस्तेमाल हमारे लाइफ में होता है, जैसे आपने देखा होगा जस्ट लाइक टू अ फैन, ठीक है, इफ़ द स्लो देन द यूज द कैपेसिटर, ओके, कैपेसिटर। तो कैपेसिटर को याद रखना, कैपेसिटर का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है क्योंकि ऑलरेडी जो पंखा होता है स्लो हो जाता है। स्लो होने का मेन कारण है उसका क्या, पोटेंशियल डाउन, यानी वोल्टेज डाउन हो गया। वोल्टेज को बढ़ाने के लिए हमें क्या कैपेसिटर का इस्तेमाल किया जाता है। कैपेसिटर का काम है एक्स्ट्रा चार्ज को होल्ड करना, यानी पोटेंशियल को इंक्रीज कर देना। वोल्टेज बढ़ गया, पंखे का रोटेशन भी बढ़ जाएगा। ओके, बात क्लियर हुई कि नहीं? बिल्कुल। चलिए फिर आते हैं वहां पर, ठीक है। चलिए, तो मैंने ये बता दिया कि यहाँ पर देखिए स्मॉलर यूनिट आर एमएफ, ओके। स्मॉलर यूनिट कौन कौन थी? अभी मैंने सारे यूनिट को डिस्कस किया। स्मॉलर यूनिट में कौन कौन आती हैं? याद रखना, एमएफ मिलीफेरेड, म्यूएफ माइक्रोफेरेड, एनएफ नैनोफेरेड एंड पीएफ पिकोफेरेड। 1 एमएफ की वैल्यू क्या होती है? 10 की पावर माइनस का 3 एफ यानी फेरेड, यानी 1 मिलीफेरेड इक्वल टू 10 के पावर माइनस का 3 फेरेड। 1 म्यूएफ इक्वल टू क्या होता है? 1 माइक्रोफेरेड इक्वल टू क्या होता है? 10 के पावर माइनस का 6 फेरेड। 1 नैनोफेरेड इक्वल टू क्या होता है? 10 के पावर माइनस का 9 फेरेड, ओके। 1 पिकोफेरेड इक्वल टू होता है 10 के पावर माइनस का 12 फेरेड। मैंने सारे यूनिट को ऑलरेडी मैंने राइट करके बता दिया था, ओके। चलिए, अब आता है सीजीएस यूनिट की बात किया जाए तो कैपेसिटर का सीजीएस यूनिट क्या होता है? करें कि स्टेट फेरेड इस्तेमाल किया जा सकता है। 1 फेरेड इक्वल टू लिख सकते हैं, ठीक है। 1 फेरेड जो आपका ये फेरेड है, 1 फेरेड इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1 स्टेट फेरेड। स्टेट फेरेड में क्या आता है उसकी वैल्यू? 1 फेरेड इक्वल टू हम लिख सकते हैं क्या? चलिए, स्टेट फेरेड में अगर हम वैल्यू लिखेंगे तो क्या आएगा? यहाँ पे थोड़ा सा 9 इंटू 10 के पावर क्या लिख सकते हैं? 11, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे स्टेट फेरेड, ओके, स्टेट फेरेड, ओके। याद रखना बच्चों, जब आपको 1 फेरेड की सीजीएस यूनिट पूछेगा, क्या पूछेगा? सीजीएस यूनिट क्या होता है? तो सीजीएस यूनिट में हमेशा स्टेट फेरेड इस्तेमाल करेंगे। स्टेट फेरेड, 1 फेरेड इक्वल टू 1 फेरेड इक्वल टू क्या होगा? 9 इंटू 10 के पावर 11 स्टेट फेरेड। यू अंडरस्टैंड? जब भी आपसे सीजीएस यूनिट ऑफ द स्टेट सीजीएस यूनिट ऑफ द फेरेड पूछेगा तो हमेशा याद रखिएगा क्या होगा। चलिए, अब आता है डायमेंशन। चलो बच्चों, डायमेंशन हम क्लियर कर देते हैं एक बार फिर से। देखिए डायमेंशन क्या होगा। चलिए, अभी जस्ट हमने क्या पढ़ा था? C इक्वल टू क्या पढ़ा था? Q अपान V। Q क्या होता है? चार्ज। चार्ज क्या लिख सकते हैं? चार्ज इक्वल टू लिख सकते हैं I इंटू टी। I इंटू टी। अगर करंट में टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिलता है? चार्ज, ओके। तो I इंटू टी, और पोटेंशियल को हम क्या लिख सकते हैं पता है आपको? वर्क अपान चार्ज, वर्क अपान चार्ज यानी Q, ओके। इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो आप सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा क्या? m-1 L के पावर माइनस का 2 T के पावर 4 A के पावर 2। तो याद रखना, डायमेंशन ऑफ कैपेसिटर आपको एग्जैक्ट याद होना चाहिए। कैलकुलेट करना हो तो आराम से यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। हमेशा याद रखना बच्चों, क्लास 11th डायमेंशन टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द, ठीक है, ऑल फिजिकल क्वांटिटी डायमेंशन, ओके। सभी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन कैलकुलेट करना है तो आपको क्लास 11th टॉपिक का नाम है डायमेंशन एनालिसिस, ओके। वहाँ पे सारे फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन दिया हुआ है, तो वहाँ से आप क्लियर कर सकते हैं। और कैसे कैलकुलेट किया जाता है, एक क्रम से आपको वर्क पावर एंड एनर्जी खास करके वर्क तक की आपको डायमेंशन क्लियर होना चाहिए। बाकी तो सारे डायमेंशन आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ओके। तो यहाँ पर हम कैपेसिटर का डायमेंशन बता दिया, m के पावर -1 L के पावर माइनस का 2 T के पावर 4 A के पावर 2। डायमेंशन, कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड कंडक्टर डिपेंड ऑन शेप। याद रखना है बच्चों, जबकि मैंने अभी जब फ्लक्स बताया था, गॉस थ्योरम के अप्लाई किया था, तो याद रखना वहाँ पर चार्ज
होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, चार्ज क्लोज होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। बट वहाँ पर ये नहीं बताया गया था कि शेप एंड साइज ऑफ द कंडक्टर, इस पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड नहीं करता, याद रखिएगा बच्चों। बट यहाँ पर देखिए कैपेसिटर की बात आया तो बोला कि इट डिपेंड ऑन, किस पर डिपेंड करता है, शेप एंड साइज ऑफ द कंडक्टर। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, याद रखिएगा बच्चों। यहाँ पर कंडक्टर के शेप और उसके साइज पे डिपेंड करता है कौन, कैपेसिटर। क्यों ना करे, क्योंकि कारण है, मैंने बोला कि अगर कंडक्टर का शेप और साइज इंक्रीज हो जाएगा, उसका वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो चार्ज की होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। ओके, चार्ज जितना ज़्यादा होल्ड करेगा उसकी कैपेसिटी उतना ज़्यादा हो जाएगी। ओके, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि कैपेसिटर इज डिपेंड ऑन, ठीक है, डिपेंड ऑन शेप एंड साइज ऑफ द कंडक्टर एंड नेचर ऑफ द मीडियम। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना, नेचर ऑफ मीडियम यानी कंडक्टर किस नेचर में है, किस मीडियम में रखा गया है, इस पर भी डिपेंड करता है कैपेसिटर। ओके, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट था बच्चों, याद रखिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट, कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर डज नॉट डिपेंड ऑन, किस पर डिपेंड नहीं करता है, कैपेसिटर किस पर डिपेंड नहीं करता है, याद रखना, ठीक है, चार्ज, पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कंडक्टर। याद रखना, सी इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद रखना, सी किस पर डिपेंड नहीं करता है, इंपॉर्टेंट है क्या, सबसे इंपॉर्टेंट है क्यू, क्यू पे डिपेंड नहीं करता, खुद जबकि होल्ड कर रहा है चार्ज को फिर भी डिपेंड नहीं कर रहा है, और पोटेंशियल बोले तो वी पे भी डिपेंड नहीं कर रहा है, एंड पोटेंशियल एनर्जी यानी यू पर भी डिपेंड नहीं करता। याद रखना बच्चों, कहते हैं सी डज नॉट डिपेंड ऑन द चार्ज एंड पोटेंशियल एनर्जी। यू अंडरस्टैंड, समझ में आए बच्चों। याद रखना, कैपेसिटी क्या करता है, किस पे डिपेंड करता है, शेप एंड साइज ऑफ द कंडक्टर बॉडी, बट इट डज नॉट डिपेंड ऑन द, ठीक है, चार्ज, पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी। वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, चलिए बच्चों, बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, क्लियर हुई। मैंने अभी क्या डिस्कस किया बच्चों, कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस क्या होता है, इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल सी। इसका यूनिट क्या होता है बच्चों, कूलाम पर, क्या होता है इसका यूनिट, कूलाम पर वोल्ट, और इसी को क्या बोलते हैं, फेरड। फेरड को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल एफ। इसका स्मॉलर यूनिट कौन कौन होती हैं, 1 mF, 1 μF, 1 NF, ओके, और 1 PF। सबकी वैल्यू मैंने बता दिया, सारी वैल्यू आपको याद होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। ये न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में आपको वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। अगर आपको ये याद नहीं है तो समझ लीजिए आप न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाएंगे, करेंगे जरूर बट आपका गलत हो जाएगा। ओके, इसका यूनिट क्या होता है, अगर आपसे सीजीएस यूनिट ऑफ द फेराड पूछेगा तो 1 फेराड इक्वल टू होता है 9 × 10⁻11 स्टेट फेराड। याद रखना, इंपॉर्टेंट है, स्टेट फेराड इस्तेमाल किया जाएगा। कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड कंडक्टर डिपेंड ऑन द शेप एंड द साइज ऑफ द कंडक्टर बट इट डज नॉट डिपेंड ऑन द चार्ज एंड पोटेंशियल एनर्जी। यू अंडरस्टैंड, समझ में आया बच्चों, बिल्कुल बिल्कुल सारी बात क्लियर हो गई। चलिए नेक्स्ट चलते हैं बच्चों। अब आते हैं कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, यहाँ पर बात क्या है, स्फेरिकल। क्यों स्फेरिकल बोला, कोई भी बॉडी कोई भी शेप ले सकता था, बट नहीं, अभी जस्ट मैंने डिस्कस करके आया कि कैपेसिटेंस इज डिपेंड ऑन द शेप एंड साइज ऑफ द कंडक्टर बॉडी। ओके, कंडक्टर बॉडी के शेप एंड साइज पर डिपेंड करता है, बट किस पर डिपेंड नहीं करता, ये बात मैंने क्लियर कर दिया। चलिए आइए चेक करते हैं कि व्हाट इज द, ठीक है, कैपेसिटी ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर बॉडी। स्फेरिकल कंडक्टर बॉडी है बच्चों, आइए बात करते हैं। चलिए पिक्चर तो बना हुआ है बट आपको फिर से हम क्लियर कर देते हैं थोड़ा सा। ये देखिए, चलिए ये स्फेरिकल कंडक्टर बॉडी है, मैंने यहाँ पर +Q चार्ज दे रखा है। आप जानते हो कंडक्टर बॉडी के आउटर सरफेस पे चार्ज यूनिफॉर्मली क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है। ओके,
चार्ज एक जगह बिल्कुल नहीं रह सकता, जितनी कंडक्टर बॉडी होंगी हर जगह उसके सरफेस से फैल जाएगा, A प्लस क्यू। ओके, इम्पॉर्टेंट है। चलिए बात किया जाता है कि इसका इम्पॉर्टेंट ये है कि कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसकी कैपेसिटी का फार्मूला क्या होगा, क्योंकि जब अगर स्फेरिकल, याद रखना इंपॉर्टेंट है, शेप एंड साइज चेंज होगा तो इंपॉर्टेंट है कि उसकी कैपेसिटी भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। इसलिए हर एक शेप को कैलकुलेट करने के लिए अलग अलग कैपेसिटी का फार्मूला आएगा। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है कि व्हाट इज द फार्मूला ऑफ द आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ द कैपेसिटी। ओके, चलिए थोड़ा सा हम क्लियर करते हैं पिक्चर से। ओके, चलिए एक बार फिर से क्लियर करते हैं, फिर यहां पर आते हैं। चलिए एक बार फिर से, देखिए हम पढ़ने जा रहे हैं क्या, कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर बॉडी। ओके, इंपॉर्टेंट है, हम फार्मूला क्लियर करने जा रहे हैं बच्चों। चलिए देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है, किसी स्फेरिकल कंडक्टर बॉडी पर मैंने क्या चार्ज दिया, प्लस क्यू, कोई प्रॉब्लम। और चार्ज कहते हैं कि यूनिफॉर्मली स्फेरिकल कंडक्टर के सरफेस पे क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। ओके, चलिए इसका मैंने रेडियस ले लिया कैपिटल आर। ओके, यहाँ से स्फेरिकल बॉडी का जो रेडियस है क्या लिया, कैपिटल आर। चलिए बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट है हमको कैलकुलेट करना है कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर बॉडी। सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे हम डिस्कस करेंगे पोटेंशियल। क्या डिस्कस करेंगे, पोटेंशियल ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर। ओके, स्फेरिकल कंडक्टर। ओके, चलिए पोटेंशियल का क्या फार्मूला होगा बच्चों, V इक्वल टू क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R। क्यों, क्योंकि हमें सरफेस पर पोटेंशियल पहले चेक करना है कि बताइए स्फेरिकल कंडक्टर का पोटेंशियल क्या होगा। तो फार्मूला आया V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R। और हमें क्या चेक करना है, कैपेसिटी। C इक्वल टू फार्मूला क्या होता है बच्चों, C इक्वल टू क्या होता है फार्मूला, Q अपान V। याद रखना बच्चों, अगर ये वैल्यू आपको मिल जाएगी तो समझ लीजिए क्या आ गया आपका, कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर बॉडी। ओके, तो चलिए हम थोड़ा सा क्लियर करते हैं। यहाँ पर देखिए हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, V इक्वल टू Q, ठीक है, Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। कोई प्रॉब्लम, यहाँ पे 1 लिखिए, क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपका V इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, Q। और हमें चाहिए क्या, Q अपान V। Q अपान V अगर मिल जाएगा तो आपको क्या मिल जाएगा, कैपेसिटर। अगर यहाँ V का मल्टीप्लाई है तो बेटा नीचे जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R इक्वल टू Q अपान क्या हो जाएगा, V। और कहते हैं Q अपान V इक्वल टू क्या होता है, कैपेसिटेंस। तो बच्चों आज हम डिस्कस कर लिए कि कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर बॉडी का जो कैपेसिटी का फार्मूला होता है बच्चों आ चुका है आपका। यहाँ पे लिख सकते हैं C इक्वल टू क्या आया बच्चों, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। अगर याद रखना बच्चों, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट में अगर हम रेडियस से मल्टीप्लाई कर दें, रेडियस ऑफ द स्फेरिकल कंडक्टर बॉडी का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिल जाएगा कैपेसिटी ऑफ द स्फेरिकल कंडक्टर बॉडी। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों कि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होगी। अभी तक क्या है हमने डिस्कस किया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जिसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹, बिल्कुल क्लियर। बट बेटा यहाँ पर क्या होगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होगी, याद रखिएगा।
इसकी वैल्यू होगी, जस्ट उल्टा करेंगे, क्या लिखेंगे 1/9 इंटू 10 के पावर 9 रखेंगे। क्या लिखेंगे 9 इंटू 10 के पावर 9, 1/9 इंटू 10 के पावर 9। यू अंडरस्टैंड? समझ में आया बच्चों? ओके, क्लियर हुआ फार्मूला। सबसे पहले हमें अगर आपसे पूछेगा, ठीक है, जब भी आपसे पूछेगा कि आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर बॉडी का कैपेसिटी का फार्मूला आपको बनाना है तो कैसे करोगे? सबसे इंपॉर्टेंट है, हम कंडक्टर बॉडी लेंगे, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड कर देंगे। सबसे पहले हमको क्या सॉल्व करना होता? पोटेंशियल ऑफ द स्फेरिकल कंडक्टर। स्फेरिकल कंडक्टर का पोटेंशियल का फार्मूला आया क्या? 1/4πε0 Q/r, क्योंकि हम अभी जस्ट क्या हॉलो स्फेयर का पोटेंशियल कैलकुलेट करके आ रहे हैं बच्चों, इसलिए हमें सरफेस पे पोटेंशियल का फार्मूला आएगा Q/r। ओके, 1/4πε0 Q/r। यहाँ पर हमें चाहिए क्या? कैपेसिटी का जस्ट फार्मूला मैं डिस्कस करके आया था, C = Q/B होता है, जिसके वजह से आसानी से हमें Q/B के फॉर्म में लाना है, और Q/V के फॉर्म में आ जाएगा तो C = 4πε0 इंटू R कर देंगे। अगर 4πε0 में अगर रेडियस का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? कैपेसिटी ऑफ आइसोलेटेड स्फेरिकल बॉडी, जिसका फार्मूला आ गया है 4πε0 इंटू R। इस पर न्यूमेरिकल कैसे आते हैं बच्चों? आइए थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं। ये क्लियर हो गया कि नहीं? ओके, चलिए, जस्ट अभी हमने स्फेरिकल कंडक्टर बॉडी का कैपेसिटी का फार्मूला क्या पढ़ा बच्चों? 4πε0 इंटू R। कोई प्रॉब्लम? ये आपका कैपेसिटी का फार्मूला मिला। सपोज दैट बच्चों याद रखना, यहाँ पर मैं कैपिटल R = 4 मीटर दे रखा है। किसी हॉलो स्फेरिकल कंडक्टर बॉडी का रेडियस मैंने दे रखा है क्या? 4 मीटर। तो आप बताइए बच्चों इसका कैपेसिटी क्या होगी? ओके, कैपेसिटी कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे बेटा? क्या करेंगे? 4πε0 इंटू क्या करेंगे? R। आप जानते हैं इसकी वैल्यू क्या होती है? C = क्या 1/9 इंटू 10 के पावर क्या लिख सकते हैं? 9। ओके, इंटू R की वैल्यू क्या आई? 4। ओके, यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम? डेसिमल को अगर खास करके याद रखिएगा, यहाँ पावर को ऊपर ले जाएंगे तो पावर किस में आ जाएगा? माइनस। तो यहाँ पर आ जाएगा 1/9 इंटू 4 इंटू 10 के पावर क्या लिख सकते हैं? -9। कोई दिक्कत? यहाँ पे पावर -9 है, तो इसको सॉल्व करने का अच्छा तरीका है बेटा क्या? 4 में 9 से डिवाइड करके हम डेसिमल मिलाते हैं, फिर पावर को सॉल्व कर लेंगे। ओके, तो क्या हो जाएगा? 9, यहाँ पे 0 पॉइंट क्या लगाएंगे? ठीक है, 4, फिर आपका क्या बचेगा? वही 4। तो आ जाएगा आंसर क्या? C = आ जाएगा 0.44 इंटू 10 के पावर -9। इसका यूनिट क्या होगा कैपेसिटेंस का? फैरड। क्या बोलेंगे? फैरड। चाहे तो आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं या पावर को कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम? समझ में आया बच्चों? जब भी किसी कंडक्टर बॉडी का आपको रेडियस दिया जाए तो हाउ कैन यू द कैलकुलेट ऑफ द कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर? ओके, तब आप इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे और आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम? चलिए हम बच्चों थोड़ा आगे टॉपिक को डिस्कस करते हैं। ओके, चलिए इस पॉइंट को फिर डिस्कस कर देते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए पिक्चर। और ऑलरेडी मैंने वहाँ पे बता दिया, बट आप देखते हैं थोड़ा सा स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। चलिए देखते हैं, करें व्हेन Q इज, ठीक है, व्हेन चार्ज Q इज गिवन टू अ स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस R। चार्ज दिया गया है कैपिटल Q, ओके, रेडियस R। देन द पोटेंशियल, सबसे पहले क्या कैलकुलेट करते हैं? पोटेंशियल। पोटेंशियल का फार्मूला होता है बच्चों V = K। K के स्थान पे 1/4πε0 इस्तेमाल कर सकते हो Q/R। K के स्थान पे ऑलरेडी मेंशन कर दिया है 1/4πε0। और यहाँ का अगर फिर वैल्यू पूछा जाएगा तो 9 इंटू 10 के पावर क्या हो जाएगा बच्चों? 9। ओके, चलिए आपको फॉर्म में लाना है। देखो यहाँ पे डायरेक्ट कर दिया गया है, लेकिन हम ऑलरेडी आपको बता दिए कैसे करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपको आना है क्या? Q/V के फॉर्म में ले आना है। Q/V क्या कहलाता है? C = 4πε0 इंटू R।
तो कैपेसिटी का फार्मूला आया कंडक्टर बॉडी का क्या, 4πε0 इंटू आर। मैंने ये भी बता दिया कि बेटा आपको ये याद होना चाहिए 1/4πε0 की वैल्यू आपको अच्छे खासे रटा होता है, याद होता है, बट 4πε0 की वैल्यू क्या होता है 1/9 इंटू 10⁻9 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑलरेडी यहाँ मेंशन किया c = 4πε0 इंटू आर, 1/9 इंटू 10⁻9 इंटू आर कर देंगे तो हमें मिल जाएगा क्या, कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर बॉडी। ओके, चलिए यहाँ पे पूछा है सीजीएस, कहते हैं सीजीएस में क्या होता है, सी और आर आपस में क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी याद रखना, यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं किसी भी स्फेरिकल कंडक्टर बॉडी का, इंपॉर्टेंट है बच्चों, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। कहते हैं जिस स्फेरिकल कंडक्टर बॉडी का रेडियस बड़ा होगा, इंक्रीज करेगा, उसकी कैपेसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। जैसा कि बात किया जाए, समझिएगा, यहाँ पे देखिए r = 2, यहाँ पे देखिए r = 3, यहाँ पे देखिए r = 4। A sphere, B and C, which sphere has the maximum capacity? तो आपको याद होना चाहिए C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द R। R क्या होता है, रेडियस ऑफ द स्फेरिकल कंडक्टर बॉडी। ओके, रेडियस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर बॉडी, अगर रेडियस ऑफ स्फेयर इंक्रीज हो जाएगा तो समझ लीजिए उसकी कैपेसिटी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ पर ये बताना चाहता है, याद रखना, C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। करा कि देखिएगा, इफ़ अर्थ इज़ द, इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे, याद रखना सबसे ज़्यादा किसकी होगी कैपेसिटी, C की, फिर B की, फिर A की। ओके, चलिए, इफ़ अर्थ इज़ द एज्यूम्ड। ओके बच्चों, समझ में आया, यहाँ पे रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटी ऑफ द स्फेरिकल कंडक्टर। ओके, चलिए यहाँ पर जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर हमारी अर्थ एक स्फेरिकल कंडक्टर बॉडी के तौर पे इस्तेमाल की जाए तो कहते हैं कि इसमें चार्ज कितना स्टोर हो सकता है। कहते हैं कि हमारे अर्थ की जो चार्ज कैपेसिटी है इनफाइनाइट होती है। यही कारण है, आप देखिए अर्थिन, आप इलेक्ट्रिक करंट अगर आपने देखा होगा गाँव में ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। कहते हैं कि अगर घर में इलेक्ट्रिक करंट आई है तो कहते हैं वहाँ पे एक वायर आता है जो कहते हैं मेन, ठीक है। तो मेन वायर आने के बाद उसके बोलते अर्थ आपको कहाँ से लाना पड़ता है, आप मिट्टी के अंदर रॉड को बरी करके फिर अर्थ ले लेते हैं। क्यों, अर्थ के अंदर ही हम वहाँ से अर्थ लेते हैं, क्यों, क्योंकि कहते हैं जब कभी लक बाई चांस अगर पोटेंशियल ज़्यादा हो जाता है, वोल्टेज हाई हो गया और हमारे जो इंस्ट्रूमेंट चल रहे हैं, जो हमारे टीवी चल रही है, जो भी चीज़ें चल रही हैं, उनकी कैपेसिटी उतना पोटेंशियल झेलने की कैपेसिटी नहीं है, तो क्या होगा, जो एक्स्ट्रा चार्ज होगा वो कहाँ चला जाएगा, अर्थ के अंदर जाता है। अर्थ की कैपेसिटी जो होती है इनफाइनाइट होती है, इसलिए सारे चार्ज कहाँ जाएंगे, अर्थ के अंदर जाएंगे। ओके, तो चलिए थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं इस पॉइंट को। कह रहा है कि इफ़ अर्थ इज एज्यूम्ड टू अ स्फेरिकल हैविंग रेडियस r = आप जानते हैं अर्थ की रेडियस फिक्स होती है बच्चों, याद रखना कितना होता है, 6400 किलोमीटर। ओके, याद रखना, ठीक है, इसकी रेडियस फिक्स होती है। इट्स द थियोरेटिकल कैपेसिटी, ठीक है, थियोरेटिकल कैपेसिटेंस। करें c = 1/4πε0। यहाँ पे हम क्या करेंगे भाई, c = लगा देंगे, क्या होता है 1/9 इंटू 10 के पावर क्या लिखेंगे 9 इंटू, और रेडियस ऑलरेडी दिया हुआ है क्या 64, याद रखना किलोमीटर में दिया हुआ, इसको मीटर में चेंज करने का क्या करेंगे 1000 से यानी 10 के पावर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए पावर की बात किया जाएगा तो पावर ऑलरेडी क्या हो जाएगा 3 और 2 5 को पूरी तरीके से कैंसिल कर देंगे, यहाँ बचेगा 10 के पावर 4 नीचे, उसको बाद क्या करेंगे 64 अपन क्या करेंगे 9। ओके बच्चों, इनटू पावर को ऊपर ले जाएंगे, जो 4 बचा हुआ है 10 के पावर -4 हो जाएगा, इसको डिवाइड कर लेंगे तो आ जाएगा आंसर। यहाँ पर माइक्रोफैरड में अगर चेंज करना है, क्योंकि डेसिमल को इधर उधर करेंगे तो -6 आ जाएगा, और -6 कितना आ सकता है 701, ठीक है 711 माइक्रोफैरड। ओके, कैपेसिटी जो होती है हमारे अर्थ की क्या होता है 711 माइक्रोफैरड, बट फॉर ऑल, ठीक है, प्रैक्टिकल पर्पज कैपेसिटी ऑफ द अर्थ इज टेकन द इन्फिनिटी, याद रखना
ठीक है। इन्फिनिटी क्यों? क्योंकि कहते हैं बहुत ज़्यादा अगर चार्ज होगा तो हमारे अर्थ क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, इसीलिए हमारे सारे इंस्ट्रूमेंट गांव में बच जाते हैं, वरना बस्ट कर जाएंगे। ओके, समझ में आया बच्चों? आज के लिए बस इतना, बाकी आपको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके।